प्यारे बच्चों, मैं उमेश वर्मा, भूगोल प्रवक्ता, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन। विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान के ज्यावग्रफी खंड में जल संसाधन चैप्टर की विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे यह चैप्टर इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगा, अतः उनसे भी आग्रह है कि वे लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, लाभान्वित होंगे। शुरू करता हूँ विद्यार्थियों। तो सबसे पहले अपने मानव जीवन में इस जल संसाधन का क्या उपयोग है, ये आपसे कोई छिपी बात नहीं है, क्योंकि आप अपने निजी जीवन में इस जल का कहीं न कहीं उपयोग करते हैं। बस उसी को क्रमबद्ध रूप में लिखने की प्रक्रिया मैं समझाता हूँ। तो जल की महत्ता के रूप में भारत चूँकि कृषि प्रधान देश है और यहाँ की आप जानते हैं कि 52% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी खेती से अपनी आजीविका का निर्वाह करती है। और चूँकि भारतवर्ष में मानसूनी वर्षा का वितरण पाया जाता है, जिसमें अनिश्चितता पाई जाती है, अनियमितता के दर्शन होते हैं, अतः अपनी कृषि फसलों को बचाने के लिए या अधिकतम उत्पादन करने के लिए हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो ये पहला महत्व हो जाएगा सिंचाई के रूप में। आवश्यक है जल। यदि ये जल की उपलब्धता न हो तो बगैर सिंचाई की कृषि फसलों का उत्पादन शायद असंभव होगा। दूसरा लाभ विद्यार्थियों, इस जल से तमाम सारे उद्योग धंधे हैं। इन उद्योग धंधों के संचालन में जल का उपयोग होता है। और तीसरा महत्व आप देखें तो बिजली के उत्पादन में इसकी महती आवश्यकता होती है। बिजली का उत्पादन में आगे आप देखें तो हमारी प्रतिदिन की जो दैनिक आवश्यकताएं होती हैं, इनकी आपूर्ति में भी जल का बहुत बड़ा योगदान होता है। चाहे हमारा स्नान करने का क्रिया हो, वस्त्रों का धुलना हो, भोजन पकाया जाना हो, ऐसी तमाम सारी ज़रूरतें इस जल के द्वारा पूरी की जाती हैं। और भी तमाम सारी ज़रूरतें हैं। ईंट भट्ठों का संचालन होता है, उसमें जल का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आप जो कुछ देखते हो उसी संदर्भ में आप जोड़ते आगे बढ़िए कि जल का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो ये रहा इम्पोर्टेंस जल का। इसके बाद विद्यार्थियों थोड़ी सी चर्चा हम कर लें पृथ्वी पर जल भंडार के स्रोत। तो स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं
कि हमारी पृथ्वी के 70.8% भाग पर जल का भंडार पाया जाता है, जिसको आप मोटे तौर पर इस प्रकार भी आप पढ़े हैं कि लगभग 71% हिस्से पर या 3/4 हिस्से पर जल का भंडार पाया जाता है। तो ये जो जल का भंडार है 71% समथिंग भाग पर, इस 70% भंडार को यदि हम 100% को रूप में माने तो इसका 96.5% जो जल का स्टॉक है ये महासागरों के रूप में पाया जाता है। और महासागरों का जल चूँकि आप जानते हैं कि ये खारा होता है, अतः इसका हमारी आवश्यकता के रूप में कोई भी यूज नहीं है। अब इसके बाद ये तो बहुत बड़ा अंश निकल गया लवणीय जल के रूप में। अब इसके बाद जो शेष जल का स्टॉक है इसमें से 2.5% जो जल है यही अलवणीय है, यानी पीने लायक है। और इस 2.5% अलवणीय जल को यदि हम 100% के रूप में निरूपित करें तो इस अलवणीय जल का 70% जो भाग है वो हिमनदों के रूप में पाया जाता है, ग्लेशियर्स के रूप में पाया जाता है। और शेष जो 30% हिस्सा है अलवणीय जल का, ये भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये 2.5% जल हमारा पीने लायक है, जिसका वितरण आपने 70 और 30% के रूप में देखा। अब ये जो जल है इसकी उपलब्धता भी किसी भी देश में सर्वत्र समान नहीं पाई जाती है। किन्हीं स्थानों पर तो ये प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो वहीं देश के कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर इसका भंडार बहुत ही सीमित मात्रा में भी पाया जाता है। तो जिन स्थानों पर प्रचुर भंडार के रूप में जल की उपलब्धि है वहाँ पर तो जल का कोई संकट नहीं है, उसका उपयोग हम अपनी आवश्यकता के रूप में जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। लेकिन तमाम सारे ऐसे क्षेत्र हैं, भारत के संदर्भ में मैं बात करूं तो भारत में जैसे मेघालय स्टेट है तो वहाँ पर तो भारी बारिश होती है, 1100 सेंटीमीटर के भी ऊपर बारिश होती है, तो वहाँ तो जल की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसी देश का राजस्थान का प्रदेश, यहाँ पर तो 25% भी बारिश नहीं होती। ऐसे स्थान पर निश्चित रूप से आप सोच रहे होंगे या सोचने की आवश्यकता है कि जिस मात्रा में जल की ज़रूरत है वो उस मात्रा में जल का भंडार वहाँ उपलब्ध नहीं है। इसलिए तमाम सारी फिल्मों के रूप में, टीवी चैनल के जरिए आप देखे होंगे कि राजस्थान प्रदेश में जल की इतनी किल्लत है कि तमाम सारी महिलाओं को 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर, कई किलोमीटर पानी के लिए चलना पड़ता है, ऐसे संकट का सामना करना पड़ता है। तो ये है जो जल की किल्लत है, यह क्यों है, इसके भी कुछ रीजन हैं, उसकी मैं चर्चा करता हूँ। तो क्वेश्चन होगा जल दुर्लभता के कारण। जल दुर्लभता के कारण तो पहले तो आप समझ लें या लगभग समझ चुके होंगे कि जल दुर्लभता है क्या। तो जल दुर्लभता ऐसी स्थिति है जिसमें
हमें जितनी मात्रा में जल की ज़रूरत हो उस मात्रा के अनुरूप यदि जल की प्राप्ति किसी क्षेत्र में न होती हो तो वही जल का होने वाला जो शॉर्टेज है, जल की होने वाली जो कमी है, इसी को हम जल दुर्लभता कहते हैं। तो भारत में जल दुर्लभता के कौन से कारण उत्तरदायी हैं, इसको आप देखें तो पहला तो कारण उत्तरदायी है जल दुर्लभता के लिए कि भारतवर्ष में जो बारिश होती है इसका जो टाइमिंग है वो बहुत सीमित समय का है। ऐसे मैं लिख देता हूँ हेडिंग के रूप में, वर्षा की सीमित अवधि। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस हेडिंग को? तो आपको मालूम है कि भारतवर्ष में जो बारिश होती है यह मौसमी स्वरूप को धारण करती है। यहाँ पर बारिश का जो टाइमिंग है वो साल के बस 3 साढ़े 3 या अधिकतम 4 महीने पाया जाता है। यानी मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच में ही अधिकतम बारिश होती है। तो जितने समय वर्षा देश में होती है उतने समय तो जल की उपलब्धता पाई जाती है, लेकिन जैसी ही वर्षा की अवधि समाप्त होती है वैसे ही फिर धीरे धीरे धरातल पर जल की जो मात्रा है ये घटने लगती है, जिससे जल प्राप्ति की समस्या आने लगती है। दूसरा कारण विद्यार्थियों देखिए, वर्षा के वितरण में असमानता है। तो असमानता मतलब समान नहीं है वर्षा का वितरण। अभी हमने चर्चा की कि अपने देश में मेघालय वगैरह जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं वहाँ पर तो खूब बारिश होती है, वहाँ तो जल का कोई संकट नहीं है। लेकिन ज्यों-ज्यों मानसून उस मेघालय स्टेट से पश्चिम की ओर रवाना होता जाता है त्यों-त्यों बारिश की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। और जब यही मानसून पश्चिमोत्तर राज्यों में पहुँचता है तो उसमें आर्द्रता की मात्रा समाप्त हो जाने के कारण वहाँ बारिश बहुत ही कम हो पाती है, जिसके कारण से इस जल दुर्लभता की समस्या उत्पन्न होती है। तीसरा कारण, ये तो मैंने प्राकृतिक कारण के अंतर्गत चर्चा की। तीसरा कारण मानवीय कारण में मैं बोलूं तो जो जनसंख्या वृद्धि है इसने भी जल की खपत को बढ़ावा दिया है। इस वजह से देश में भारी मात्रा में जल का विदोहन किया जाता है और जिसकी वजह से जो धरातल पर उपस्थित जल के संग्रहण क्षेत्र हैं ये धीरे धीरे संकुचित होते जा रहे हैं। जो अंडरग्राउंड वाटर है इसका भी हम अंधाधुंध विदोहन कर रहे हैं, जिससे जल की मात्रा दिनों दिन घटती जा रही है। अगला विद्यार्थियों पॉइंट देखें कि ये जो नगरीकरण है, समझ रहे हैं आप, बड़े स्तर के स्टूडेंट्स हैं, तो इस नगरीकरण के वजह से चूँकि विभिन्न नगरों में भारी मात्रा में जनसंख्या निवास करती है, उन नगरों का निर्माण हो या वहाँ के रहने वाले मनुष्य की अपनी निजी आवश्यकताएं हों, वहाँ पर स्थापित उद्योग धंधे हों, उनके संचालन के लिए भारी मात्रा में जल की ज़रूरत होती है, जल का विदोहन होता है, जिससे इस जल दुर्लभता की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये तो मैंने अभी चर्चा किया कि ये जल का जो हम अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं इससे शॉर्टेज बढ़ा है। वहीं इसका नकारात्मक पक्ष में मैं चलूँ तो भारत में तमाम क्षेत्रों में जल तो है,
लेकिन हमारी समझदारी के अभाव में इस जल के साथ हम जो खिलवाड़ किए हैं, जिसके वजह से जल में प्रदूषण की जो समस्या उत्पन्न हुई है, इसकी वजह से यह जल है तो, लेकिन यह उपयोग लायक नहीं बचा है। तो जैसा आप जानते हैं कि कारखानों का जो प्रदूषित जल है, इसका हम विभिन्न नदियों के जल में जो है निक्षेप करते हैं, तमाम सारे कीटनाशकों का जो प्रयोग करते हैं, तमाम सारे रसायनों का जो प्रयोग करते हैं, ये सब मिल करके उस जल में पहुंचते हैं और जल की शुद्धता को भंग करते हैं। इस वजह से भी जल होते हुए भी वो हमारे उपयोग लायक नहीं है। तो यहाँ पर 5वीं हेडिंग आप डाल सकते हैं इस रूप में कि जल में विषाक्त तत्वों का मिश्रण। तो ऐसे आप सीख लें। इसके बाद फिर विद्यार्थियों अगला जो शीर्षक है उसको मैं चर्चा करता हूँ कि भारत में ये तमाम सारी जो आवश्यकताएं हैं, ये है सुव्यवस्थित प्रकार से संचालित हों। जल की जो कमी है इसका समापन हो और ऐसे तमाम क्षेत्र जहाँ पर जल की जैसी आवश्यकता है वहाँ समुचित प्रकार से पहुँच बनाई जा सके जल की। इसलिए अगली चीज़ पढ़ता हूँ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो विद्यार्थियों बहुउद्देशीय जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी परियोजनाएं, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अनेक सारे उद्देश्यों को ध्यान में रख कर के स्थापित किए जाते हों, या ऐसी परियोजनाएं जिनकी स्थापना से अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति होती हो, ऐसी परियोजनाओं को हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं। इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की महत्ता को स्पष्ट करते हुए भारत के जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके द्वारा इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के तीर्थ या मंदिर इस रूप में संबोधित किया था। तो इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के स्थापना का मुख्य मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है या लाभ क्या है, इनकी मैं सबसे पहले चर्चा कर लेता हूँ। उद्देश्य आते हैं तो आप उद्देश्य लिख लेंगे, लाभ आते हैं तो वही चीज़ हो जाएगी, महत्व आता है तब भी वही क्वेश्चन हो जाएगा। तो इनका पहला उद्देश्य होता है नहरें निकाल करके फसलों की सिंचाई करना। दूसरा क्या महत्व होता है, बिजली का उत्पादन। अगला लाभ विद्यार्थियों उद्योगों के लिए जल की उपलब्धता। अगला लाभ बाढ़ नियंत्रण। आगे फिर विद्यार्थियों सूखा
प्रभावित क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता। अगला, मृदा संरक्षण और अगला मत्स्य पालन। का विकास। और भी तमाम सारे कारण हैं जो प्रमुख बिंदु थे, उनकी हमने चर्चा की। कोई बहुत कठिन चीज़ें नहीं हैं, फिर भी संक्षेप में एक एक लाइन में बोल दे रहा हूँ। इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जो मेन मकसद है स्थापना का, कि इनसे बांध बनाए जाते हैं किसी स्थान पर, और उन बांधों के पीछे जो जलाशय बनता है, उस जलाशय का जो स्टॉक पानी है उसे नहरों में छोड़ा जाता है, और वो विभिन्न क्षेत्रों में जो कृषि एरियाज हैं वहाँ पर पहुँचाया जाता है, जिससे फसलों की सिंचाई होती है, अन्नोत्पादन में बढ़ावा मिलता है, देश के विकास में सहयोग मिलता है। दूसरा है बिजली का उत्पादन। जब किसी स्थान पर बांध स्थापित हो जाता है तो उसके पृष्ठभाग में जो झील बनती है, उस झील में स्टॉक पानी को बांध के नीचे गिराया जाता है, और उस बांध के नीचे टरबाइन्स लगा करके बिजली का उत्पादन होता है, जिससे देश के उद्योग धंधों को संचालित करने में सहयोग मिलता है। रेलगाड़ियों को संचालित किया जाता है, या विभिन्न ग्रामीण या नगरीय क्षेत्रों में इस बिजली की आपूर्ति कराई जाती है। तमाम सारे इंडस्ट्रियां देश में स्थापित होते हैं, जहां पर भारी मात्रा में जल की ज़रूरत होती है। एक मकसद ये भी है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का, कि इन विभिन्न औद्योगिक एरिया में जल उपलब्ध कराया जाता है ताकि उद्योगों का संचालन हो सके। अगला बाढ़ नियंत्रण है। तमाम सारी ऐसी नदियां हैं जहां पर बाढ़ अक्सर आया करती है। जब किसी नदी पर बांध स्थापित हो जाता है तो उस बांध का जो अतिरिक्त जल है वो नहरों में भेज दिया जाता है, जिससे नदी की जो ओवरफ्लो की स्थिति है उस पर कंट्रोल हो जाता है, बाढ़ कंट्रोल में आ जाती है, और उस बाढ़ की वजह से फिर उस क्षेत्र में तमाम सारी जो संक्रामक रोग पैदा हो जाते हैं उनसे रोकथाम हो जाती है। वहाँ पर जनजीवन की जो तबाही होती है बाढ़ से, उस पर नियंत्रण हो जाता है, ऐसा आप समझ लेंगे। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता, तो तमाम सारे क्षेत्रों में जहाँ पानी की पहुँच नहीं है, बारिश नहीं हो पाती है, तो इन्हीं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के मकसद से इन असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा विकसित की गई है। उन क्षेत्रों में पानी पहुँचाया गया है, जिससे वहाँ पर भी जल की पहुँच के माध्यम से अब फसलें हो रही हैं, वहाँ के लोगों की जल संबंधी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं। अगला मृदा संरक्षण है। अभी मैंने पहले बता दिया कि नदी में जब बाढ़ें आती हैं तो तमाम मिट्टी कट जाती है। यदि बाढ़ कंट्रोल हो जाता है तो उस मिट्टी को कटने से भी बचा लिया जाता है, मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है, तो फसलों के उत्पादन में अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अगला मत्स्य पालन का विकास। चूँकि किसी स्थान पर कोई डैम बनेगा तो उस डैम के पीछे कृत्रिम जलाशय का विकास तो होना निश्चित ही है। तो उस जलाशय क्षेत्र में यदि हम आवश्यक समझते हैं तो मत्स्य पालन कर सकते हैं, अतिरिक्त आय की प्राप्ति कर सकते हैं, और उस मछली का व्यापार करके हम लाभान्वित हो सकते हैं।
तो ऐसे तमाम लाभ हैं इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से। इसके बाद फिर इसका मैं नेगेटिव पक्ष पर चलता हूँ। ये तो लाभ थे, अब हानियाँ बोलता हूँ। तो विद्यार्थियों, इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से जहाँ तमाम सारे बेनिफिट्स हैं, वहीं अनेकों हानियाँ भी इनके द्वारा होती हैं। कौन सी हानियाँ हैं, संक्षेप में आप पढ़ लें। पहली हानि विद्यार्थियों, जिस क्षेत्र में कोई बांध की स्थापना होती है तो उस क्षेत्र में जो वन संपदा होती है इसका व्यापक नुकसान होता है। कैसे समझेंगे आप? आप ऐसे समझिए कि भारत में चाहे वो भाखड़ा नागल बांध हो, टिहरी बांध हो, नागार्जुन सागर बांध हो, कृष्णा सागर बांध हो, ऐसे तमाम सारे जो बांध स्थापित हुए हैं, उन क्षेत्रों में जो वन एरियाज थे उनके जलमग्न होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं की वजह से ये नुकसान होता है। दूसरा, कृषि योग्य जमीन का जलमग्न होना। तो किसी क्षेत्र में कोई प्रोजेक्ट स्थापित यदि होता है तो उस बांध के पीछे वाले हिस्से में यदि खेती का काम होता है, वहाँ पर एक जल का भराव होता है, तो स्वाभाविक है कि तमाम सारी ऐसी ज़मीन जो खेती योग्य थी वो डूब जाती है। वहाँ के तमाम सारी निवासियों की जो आजीविका का स्रोत है वो छिन जाता है। तो ये नुकसान होता है विद्यार्थियों। तीसरा, वन्य जंतुओं का पलायन। तो स्टूडेंट्स, जब किसी क्षेत्र में वन संपदा डूबेगी तो ये जंगली जानवर तो उसी वन क्षेत्रों में निवास करते हैं। यदि वहाँ पर पानी का भराव होता है तो उन क्षेत्रों से ये जो जंगली जानवर हैं वो भाग खड़े होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इनको जाना पड़ता है। तमाम सारे जानवर उस पानी में डूब भी जाते हैं। ऐसी समस्या उत्पन्न होती है इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से। अगली चीज़ मैं लिख लेता हूँ, बाढ़। तो अभी हमने लाभ में बताया था कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं बाढ़ को कंट्रोल करती हैं, तो उस रूप में आपने समझा था। यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि किसी स्थान पर कोई प्रोजेक्ट स्थापित होता है, डैम बनता है, तो उस डैम के आगे का जो हिस्सा है तो वहाँ पर तो बाढ़ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन उस डैम के पीछे का जो भाग है वहाँ पर जलभराव की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और उस जलभराव की वजह से बाढ़ की संभावना बन जाती है। अगला, भूकंपीय गतिविधियों की संभावना। भूकंप का खतरा। कैसे समझेंगे इसको? किसी क्षेत्र में जब जल का बहुत बड़ा स्टोर होता है तो उस जलीय भार से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ सकता है और संतुलन के बिगड़ने से भूकंप की जो कंडीशन है यह
बन जाती है। जैसे भारत में महाराष्ट्र राज्य में कोयना जो बांध बना है, उससे उस क्षेत्र में भूकंप की बारंबारता का होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो विद्यार्थियों, आज आपने इतनी चीज़ें सीखा इस लेक्चर में। शेष जो भाग है उसको लेकर के मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत हूँगा। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक से इसको देखिएगा, तैयारी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।